दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। ठीक, यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अगर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर में मैथ के पेपर में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो आइए हम इसको पूरे डिटेल से कराते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, दोबारा हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं कुछ, तो इनको हम पहले आराम से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, पूरे डिटेल से हम बताएंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं हैं क्योंकि, ठीक ना, क्या कहा गया है? 30, 120, 90 और 300 समानुपात में नहीं हैं। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, यहाँ क्या कहा गया है, ठीक ना, यहाँ क्या कहा गया है, इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान देना है। अगर आप यहाँ नहीं ध्यान देते हैं तो हो सकता है ऑप्शन में आप गलत आंसर करके चले आएँ। तो चलिए समझ लेते हैं क्यों नहीं है। इससे पहले हम यह समझ लेते हैं इस समानुपात होता क्या है। ठीक, समानुपात होता क्या है? ठीक, समानुपात की बात करें तो आप देखते होंगे 4 अचर राशियां होती हैं, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d। इस तरीके से जब आपको कोई संख्या लिखी मिल जाए और क्या होता है, इसका यानी बाह्य पदों का, ठीक, यानी a इंटू d बराबर हो अंतः पदों के यानी b इंटू सी, ठीक ना, b इंटू सी के। जब यह दो राशियाँ इन दो राशियों के बराबर होती है तो क्या होते हैं? वे समानुपात कहलाते हैं। a और d आपके कहलाते हैं बाह्य पद और b और c कहलाते हैं आपके अंतः पद। ठीक, और देखिएगा समानुपाती का जो चिन्ह होता है इस तरीके का होता है। ठीक, समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से, या फिर हम बराबर का चिन्ह भी लगाकर समानुपाती दर्शा सकते हैं। तो क्वेश्चन कहा गया है 30, 120, 90 और 300 समानुपाती में क्यों नहीं है। तो पहला ऑप्शन लिखा गया है यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, ठीक ना। दूसरा लिखा गया है पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। ठीक, तीसरा लिखा गया है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। चौथा लिखा गया है बाह्य पदों का गुणनफल है। तो अगर हम चेक करें तो अगर हम लिखें कि हमको पता है 30 और गुणे में 300, ठीक, ये हमारे बाह्य पद हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 9000। 120 और गुणे 90, 120 गुणे 90, इनको जब सॉल्व करते हैं तो 2 जीरो लगा दिए और 12 9 यहाँ हो गया आपका 108। तो देख पा रहे हैं ये दोनों राशियाँ क्या हैं? अलग अलग हैं, यानी बराबर नहीं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या हैं? समानुपाती नहीं हैं। तो आपको कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन में खुद ही कह दिया था कि नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन में आपका यहाँ नहीं लिख दे और पूछ ले क्यों नहीं है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है, जिसमें लिखा गया है पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। ठीक ना, जाहिर सी बात है, इन बाह्य पदों का और अंतर पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होता है। और एक चीज़ देख लेते हैं, अगर यहाँ लिखा होता है, ठीक ना, अगर यहाँ लिखा होता मतलब अंक चेंज कर दिया होता और लिखा होता समानुपाती में है, क्यों है, तो वहाँ जो है हमारा ऑप्शन यह वाला सही होता कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के, यानी अंक चेंज कर देता और लिखता है क्यों है, तो जाहिर सी बात है जो है कहता तो गुणनफल बाह्य पदों का और अंतर पदों का दोनों का बराबर आता, तो उसके लिए ऑप्शन हमारा यह वाला सही होता। आइए इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। कहा गया है वृत्त जिसका केंद्र क्या है? O है। तो हम एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, इसका केंद्र हम ले लेते हैं O। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया केंद्र क्या है? O है। उसके बाद कहा जा रहा है कोण AOB, ठीक ना, कोण AOB, यानी यहाँ पर AOB, जिसको बीच में रखा जाता है वहीं पर हमारा क्या बनता है? कोण बनता है, यानी 80 अंश जो होगा यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनता है
जहाँ पर ये बीच वाला अल्फ़ाबेट होता है वहीं पर हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। तो कहा गया है कोण AOB बराबर 80 अंश, यानी इस वाले कोण को बताया गया है कितना है, 80 अंश। जो है कोण ADB, यानी यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका D है, AB है, यानी यहाँ पर आपका एक कोण पूछा जा रहा है। कहाँ पर, जहाँ D बना है वहाँ पर आपका एक कोण पूछा जा रहा है। तो पहले हम समझ लेते हैं फिगर हमारा किस आकार का है। तो ये फिगर जो हमारा होता है यह कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक ना, चक्रीय चतुर्भुज होता है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं कितनी होती हैं, 180 अंश होती हैं। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कितनी होती हैं, 180 अंश होती हैं। जैसे हमने देखा यह क्या था, 80, और यह टोटल होना चाहिए 180 में से 80 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कोण AOB प्लस कोण ADB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 अंश। यानी यह कोण और यह कोण दोनों कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। कोण AOB बराबर कितना है, 80 अंश, प्लस इसी को हमको फाइंड करना है बराबर 180 अंश। अब जो है 80 को उधर लेके जाते हैं तो हमको मिलेगा क्या, कोण ADB इक्वल टू इस 80 को 180 से लेकर घटा देंगे कितना मिल जाएगा हमको, 100 अंश। ठीक, तो यही कोण पूछा गया था। कोण ADB बराबर कितना होगा, तो कोण ADB बराबर कितना होगा, 100 अंश होगा। यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में कहा गया है चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यानी O को बताया जा रहा है वृत्त का केंद्र है। तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, यानी जो कथन आपके दिए गए हैं इसमें से कौन इस फिगर को देख करके सही होगा, वही हमसे पूछा गया है। जब हम जानते रहेंगे कि फिगर में ये रेखाएं क्या क्या कहलाती हैं, तभी हम इस कथन को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हमको इनकी जानकारी नहीं रहेगी कि ये रेखाएं क्या क्या होती हैं तो हम इनको नहीं बता पाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कौन सा। तो पहले में कहा गया है रेखा PQ वृत्त का व्यास है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से जो रेखा हमको एकदम सबसे नीचे दिख रही है P और Q, इसको बताया जा रहा है यहाँ पर व्यास है। जबकि व्यास होता क्या है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। अगर कोई यहाँ क्या वृत्त बना हुआ है, अगर कोई यहाँ वृत्त बना हुआ है तो जो है इस जो यह रेखा होती है, ठीक, जो यह रेखा होती है अर्थात किसकी, रेडियस की है। इतना अगर आप देखें यहाँ से इस पार्ट को इधर देखना चाहें, यह आपका क्या है, त्रिज्या होती है। ठीक, क्या होती है, त्रिज्या होती है। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी इस पूरे को हम कह सकते हैं क्या है, आपका व्यास है। और यहाँ से आधे को क्या कह सकते हैं, रेडियस, या फिर इधर से आधे को कह सकते हैं रेडियस, यानी रेडियस का 2 गुना होता है आपका व्यास। यानी संबंध पूछा जाए रेडियस और व्यास में तो रेडियस का 2 गुना होता है व्यास, या फिर हम कह सकते हैं व्यास का आधा होता है रेडियस। ठीक, इसलिए हमारा यह कथन क्या होता है, गलत होता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा लिखा गया है रेखा CD वृत्त की छेदिका है। तो हम इस फिगर में देखें कि रेखा जो हमारी C और D है वृत्त की छेदिका है, तो यह कथन हमारा होता है सही। ठीक ना, हम देख पा रहे हैं C और D क्या है, एक वृत्त बना हुआ है, उसको छेद करके आर पार दोनों रेखाएं निकल रही हैं, इसलिए यह कथन हमारा होता है सही। तीसरा ऑप्शन लिखा गया है रेखाखंड OR वृत्त की जीवा है। वृत्त की जीवा यानी इसको हम देखें, इस वाले को कहा जा रहा है OR को बताया जा रहा क्या है, जीवा है। जबकि यह क्या है हमारी, हमने अभी आपको बताया यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है हमारी, रेडियस कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जबकि इसको बताया जा रहा है जीवा, इसलिए यह भी कथन हमारा क्या होता है, गलत होता है। यह हमारा क्या होता है, यह हमारा होता है त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में रेडियस कहा जाता है। ठीक, चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में दिया गया है ASBA त्रिज्यखंड है, यानी इसको बताया जा रहा है ASBA को बताया जा रहा है क्या हमारा, त्रिज्यखंड है। ये भी ऑप्शन हमारा होता है क्या, गलत। तो अब यहाँ बात की गई त्रिज्यखंड की, तो हम समझ लेते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है। त्रिज्यखंड के बारे में हम समझ लें तो अगर कोई हम वृत्त बनाएं पहले, ठीक,
एक हम बना लेते हैं वृत्त। अगर हम यहाँ से दो त्रिज्याएं खींचें, ठीक, अगर हमारा ये सेंट्रल है सी पॉइंट, यहाँ से अगर हम दो त्रिज्याएं खींचें तो जो त्रिज्या होती हैं ये क्या होती हैं, चाहे दो खींच लें चाहे जितना खींच लें, अगर हम सेंटर से खींच रहे हैं, एक भुजा पर लाकर टच कर रहे हैं, तो जितनी भी रेखाएं खींचेंगे वृत्त से वो सब की सब हमारी क्या कहलाएंगी, त्रिज्या कहलाएंगी। तो यह देख पा रहे हैं दोनों क्या होती हैं, त्रिज्या आपस में, जितनी भी त्रिज्याएँ होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ओ बी ए अगर इनका नाम दें तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड क्या हमारा कहलाएगा, तो त्रिज्यखंड हम कह सकते हैं क्या होंगी हमारी, ओ ए बी ओ, यह हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो त्रिज्यखंड की परिभाषा क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। दो त्रिज्या तथा एक चाप से घिरी आकृत कहें या फिर भाग, घिरे आकृत कहें या फिर भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक, यानी क्या, दो त्रिज्या हो और एक चाप से जो भाग घिरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है रुपया 2000 का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर फार्मूले की बात करें, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है SI, सिंपल इंटरेस्ट। इसको लिखते हैं हम, साधारण ब्याज होता है PRT/100, PRT/100। P का मतलब आपका होता है मूलधन, ठीक, R का मतलब होता है दर, T का मतलब होता है टाइम यानी समय। ठीक, तो हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा या किसी से पूछा नहीं होगा, ये जो नीचे जो आपका 100 आता है, 100 कहाँ से आता है, 100 यहाँ से आता है। रेट जो होता है आपका हमेशा क्या होता है, प्रतिशत में होता है। जो भी कुछ रेट दिया होता है 5%, 10%, जो भी कुछ दिया होता है हमेशा क्या होता है, प्रतिशत में होता है। इसी को हम SI बराबर लिख सकते थे कि क्या लिख सकते थे, SI = PR प्रतिशत और T, ठीक ना। तो जब भी ये प्रतिशत का चिन्ह हम हटाते हैं तो नीचे में किसका प्रयोग करते हैं, 100 यानी 100 का हम प्रयोग करते हैं। ये आपके फार्मूले में यहाँ पर क्या आता है, 100 आता है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपके कह रहा है P बराबर कितना है, 2000 रुपये। रेट आपका दिया है, किस रेट से लिया गया है, 5%, और आपका समय कितना दिया गया है, 2 साल, और नीचे क्या होगा, फार्मूले के अनुसार 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक, और बचा क्या हमारा यहाँ पर, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक, और 1 जीरो यहाँ और था, कितना रुपया हो गया, 200 रुपया। तो जो हमारा ब्याज निकल करके आया वह कितना आया, 200 रुपया। जो हमारा ऑप्शन सही था वह कौन सा था, बी वाला। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, पाँचवा आपका है 5 की पावर 6 = 15,625 का लघुगणकीय रूप क्या होगा, ठीक ना। तो पहले हम समझा देते हैं आपको कि लघुगणकीय रूप निकालना होता है तो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हम सपोज करें ऐसे दिया गया हो, इफ़ a की पावर x = b, ठीक ना, इसका अगर लघुगणकीय रूप पूछ ले तो हम किस तरीके से लिखते हैं, log, ठीक, पहले तो हम log का प्रयोग करते हैं, a की पावर b, यानी a का a ही रहेगा, जो b इधर था बराबर में वह a की पावर हो जाएगी = x। इस तरीके से हम जो है, ये जो वैल्यू आपको दिया रहता है तो लघुगणकीय रूप में हम इस तरीके से चेंज करते हैं। तो आपको a बराबर वहाँ दिया है, a बराबर दिया है 5, ठीक, a बराबर दिया है 5, और x बराबर आपको दिया है 6, पावर में क्या है, a की पावर x था, यहाँ 5 की पावर क्या है 6, और b बराबर आपको दिया है 15,625। b बराबर आपको क्या दिया है, 15,625। तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं। तो हम लिखते कैसे हैं, log, ठीक, a पहले a लिखते हैं, यानी कितना हमारा है 5, उसके बाद उसकी पावर क्या चढ़ाते हैं b, तो b कितना है 15,625,
और बराबर में x, यानी जो पावर में था वो चला जाता है बराबर में 6। तो यह वाला जो हमारा ऑप्शन होता है यही हमारा ऑप्शन सही होता है। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, ये वाला हमारा सही था। ठीक, तो आपका जो है जो आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं पाँचों के पाँचों हमने हल करा दिया। अब हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन आपका लिखा गया है कि किसी कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 133, 137 और 150 और 148 तथा 138 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने का जो हम फार्मूला प्रयोग करते हैं उसको हम देख लेते हैं। दो फार्मूले को एक साथ मिला करके हम फार्मूला बनाते हैं। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के अपान में 2, यह होता है हमारा फार्मूला। तो आइए हम प्रयोग करते हैं इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में। n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी यहाँ संख्याएं दी गई हैं वह होता है हमारा n। तो हमको गिनने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 बालिकाएं पहले से दे रखा है, यानी नंबर ऑफ n आपको पहले से फाइंड किया है। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो n बराबर हमको दे रखा है कितना, 8, यानी 8/2 वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे में 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी यहाँ 4 मिला, 4वां पद प्लस इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 5, कौन सा पद, 5वां पद और पूरे के बटे में 2। ठीक, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा चौथा पद है, कौन सा पांचवा पद है। लेकिन हम एक चीज़ की गलती कर देंगे, जो हम डायरेक्टली यहाँ से ही उठाकर देखना शुरू कर दें कौन सा चौथा पद है, कौन सा पांचवा पद है। पहले हम करते क्या हैं, पहले हम क्वेश्चन को देखते ही इनको एक क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, उनको हम समझ लेते हैं। पहले हम लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम और एक आपका होता है अवरोही क्रम। ठीक ना, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक ना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। लेकिन यहाँ भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बढ़ते हुए घटते हुए का मतलब क्या होता है। बढ़ते हुए का मतलब पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करते हुए जाते हैं, तो हमारा कहलाता है आरोही, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम का मतलब पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके के क्रम को हम कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में लिखते हैं तो पहले हमारा सबसे छोटा कौन सा आएगा, 133। ठीक, फिर उसके बाद 135, इस तरीके से इनको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो इसको हम आरोही क्रम में लिख लिए हैं, यानी पहले क्या सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते हैं हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद हम चौथा पद और पांचवा पद लेते हैं। तो चौथा पद यहाँ से कौन सा होगा हमारा, 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन सा है, 138 प्लस में पांचवा पद 140 और पूरे के बटे 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 8 और 4 3 7 और 1 1 2/2। इसको काट लेते हैं, जो आता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इसको तो यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक ना, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको एवरेज चैप्टर देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जिसको हम औसत कह सकते हैं या फिर माध्यिका वो भी कहलाता है, यानी कोई औसत मतलब होता है बीच की संख्या, या माध्यिका भी होती है आपकी बीच की संख्या। वहाँ बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है औसत किस तरीके से हम निकालते हैं। 3 तरीका बताया गया है, तीसरा तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर हम यहाँ उस तरीके को फॉलो करना चाहते हैं तो हम देखते हैं टोटल संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको इन सब का फिलहाल हमको यहाँ क्या करना है, सॉल्व करना है, इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अगर डायरेक्टली किसी कंपटीशन की हम तैयारी करते रहते और इस तरीके से दिया रहता क्वेश्चन, ठीक, या इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता तो पहले इनको हम एक क्रम में लगाते,
ठीक, यानी आरोही क्रम में। उसके बाद हमको यहाँ से माध्यिका या औसत निकालना होता, दोनों एक ही होते हैं तो हम कुछ नहीं करते। तो क्या मिलता हमको 138 140 के बीच की संख्या क्या मिलती है हमको 139, यही हमारा क्या होता औसत। इस तरीके से हम बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका वहाँ औसत का हम बता रखे हैं। ठीक, और भी ये तो हमारा दूसरा टाइप है। तीसरा तरीका और भी अच्छा होता है निकालने का। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर -9 इंटू में 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया रहा होता 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 5, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी क्वेश्चन में आपका जो बेस होता है या सेम हो, ठीक ना, अब पावर कुछ भी दिया हो और बीच में किस चीज़ का चिन्ह लगा हो, गुणे का चिन्ह लगा हो, तो हम बेस को ऐसे ही लिखते हैं और पावर को आपस में जोड़ लेते हैं। यानी क्या हो गया 5 2 कितना हो गया 7। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हो 2 की पावर 5 भागे 2 की पावर 2, यानी बीच में किस चीज़ का चिन्ह लगा दिया हो, भाग का चिन्ह लगा दिया हो, तो हम क्या करते हैं बेस को ऐसे ही लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं घटा लेते हैं। यानी 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, यानी 5 में से 2 घट गया कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी बेस समान हो, पावर कुछ भी हो, इंटू हो तो प्लस, और क्या हो आपका भाग का निशान हो तो माइनस कर देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर -9 इंटू में 3 की पावर 2। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या है सब बेस आपका सबका समान है, पावर कुछ भी हो और गुणे में निशान लगा है, तो क्या कर लेते हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 और यहाँ से 3 की पावर 5 है तो +5, यहाँ 9 क्या है माइनस में है तो हम क्या लिखेंगे -9, यहाँ क्या है +2 है तो +2। तो ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आएगा 3 को 3 लिखते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 आपका 9 हो जाएगा, यह 9, ये पूरे के पूरे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 2। अर्थात हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी 2 बार है तो 3 गुणे 3, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 9। ये हमारा क्या था आंसर था। ठीक, यह क्या था हमारा आंसर था। तो आपके 8वें क्वेश्चन में कहा गया है 4 अपान में x² माइनस y² अपान में 9, ठीक ना, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यह आपके 8वें क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसको हम लगाते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये लगते हैं। तो इसको हम लगाते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अपान में x² माइनस में y² अपान या क्या है 3 की पावर 2, ठीक ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिखी हूँ a² अपान b², तो इसी को हम लिख सकते हैं a अपान b का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं 2 अपान x की पावर 2 माइनस में y अपान 3 की पावर 2, ठीक ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं किसी चीज़ का ये फार्मूला बन रहा होगा। फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके होंगे, होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक ना, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरीके से लिखा दिख रहा है। इस तरीके से क्या कर लेते हैं हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपान x प्लस y अपान 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 अपान x माइनस y अपान 3 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, यही हमारा क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर होता है। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड में इसको चेंज कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आपका 9वां क्वेश्चन है, लिखा गया है 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से एक वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। इसके आगे भी लिखा गया था कि रचना नहीं करनी है, ठीक ना, रचना नहीं करना क्योंकि ये एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है। तो इसको सिर्फ जैसे कहा गया उसी तरीके से हम बना देते हैं, बाकी रचना करने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कहा गया है पहले 3.5 सेंटीमीटर का, कहा गया है 3.5 सेंटीमीटर का। आप क्या करेंगे स्केल लेंगे फीट और गोला प्रकार, ठीक ना। तो फीट से गोला प्रकार की दूरी नापेंगे 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का एक हमने वृत्त खींचा। फिर कहा जा रहा है उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या ले लेते हैं, हमें एक P बिंदु ले लेते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है
कि स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ से कहा जा रहा है क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा जो होता है इस बिंदु को टच करती हुए जाता है, ठीक, यानी इस बिंदु को वह रेखा क्या करती है, स्पर्श करती हुए जाती है। तो रेखा का नाम नहीं दिया गया, हम रेखा का नाम कुछ भी ले लेते हैं, ए और बी, और इस केंद्र से इस पी बिंदु की दूरी कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से फिगर में बनाने के लिए कहा गया था। एक केंद्र बताया गया था आपका क्या है, ओ। तो हमने किया क्या, एक 3.5 सेंटीमीटर का क्या किया, पूरी दूरी नापा स्केल से गोला प्रकार में, और क्या किया, किसी एक बिंदु पर रख करके एक वृत्त का निर्माण किया। और केंद्र क्या हमारा ओ है, केंद्र से पी एक क्या किया हमने, बिंदु माना, अर्थात उसकी दूरी क्या है 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो है रेडियस हमेशा केंद्र से हर जगह सेम होता है। तो कहा गया पी बिंदु पर क्या करना था, एक स्पर्शी रेखा। तो इसी को जो कहा जाता है यही हमारा होता है स्पर्शी रेखा कहलाता है, ठीक ना, यही हमारा क्या होता है, स्पर्शी रेखा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि a = 6, 8, 11 और b = 5, 11, 13 हो तो a इंटरजेक्शन b ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जब भी आपके कह दिया जाए इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, इसका मतलब होता है जो संख्याएं a और b में कॉमन होती हैं वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, इंटरजेक्शन कहलाती हैं। क्या था, a इंटरजेक्शन b, ठीक। देख पा रहे हैं यहाँ से a वाले में 11 और b वाले में 11 और कोई संख्याएं नहीं कॉमन मिल रही हैं, तो यही हमारा क्या है, इसका यही क्या है, आंसर होता है। तो आपने देखा 10वें का आंसर क्या था, a इंटरजेक्शन b = 11। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है x² + 8x + 17 में x + 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम भाग देते हैं। तो भाग देते हैं तो ये हमने लिखा क्या दिया था, x² + 8x और +17, ठीक ना। और इसमें कितने से भाग देना है, x + 3 से भाग देना है। तो भाग देते समय हमको क्या ध्यान देना होता है कि इस तरीके से भाग दें कि यह संख्या हमारी पहली संख्या जो है जरूर कटे, ठीक ना। इस तरीके से भाग दें कि हमारी पहली संख्या जरूर कटे, दूसरी संख्या से कोई मतलब नहीं कटे या ना कटे या कुछ शेष बचे, लेकिन पहली संख्या हमारी कटनी ही चाहिए। तो हम इसमें कितने से गुणा करें, ये हमारा पहला x² कटेगा। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम इसमें x से गुणा करते हैं आपका x² और यहाँ क्या हो जाएगा +3x, ठीक। तो इसको जब घटाते हैं तो घटाते समय क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन होता है। तो घटाएंगे तो आप देखेंगे एक प्लस था माइनस था, क्या हो गया, कैंसिल, में से 3 घट गया, क्या बच गया आपका 5x, ठीक। अगली संख्या हम उतार लेते हैं। अगली संख्या हमारा क्या है, 17 है। अब इसमें हम कितने से भाग दें कि हमारी ये पहली संख्या जरूर कटे। तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ हम प्लस किससे भाग दे दें, 5 से दें, तो हम करेंगे जब तो 5 से इन पर तो 5 से इसमें हम गुणा करेंगे तो 5 × x यानी कितना मिल गया, 5x और प्लस में 5×3 15, प्लस में 5×3 15। तो हम घटाएंगे, घटाते समय क्या हुआ, चिन्ह परिवर्तित, ये हमारा कैंसिल हो गया, मिला क्या यहाँ पर आपका 17 में से 15 चला गया, बच गया आपका 2, बच गया आपका 2। तो यह जो होता है आपका क्या है, यह आपका है भागफल, ठीक। यह जो आपका बचा कोशेंट यानी ये क्या आपका है, शेषफल, यह आपका क्या है, शेषफल, ठीक। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार केजी में दिया हुआ है, यानी किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। समांतर माध्य मतलब x बार = है सिग्मा f(x)/सिग्मा f, ठीक। यही हमारा समांतर माध्य का फार्मूला होता है। यह हमारा होता है x और यह होता है f, ठीक ना। तो हम x और f का जब गुणा करते हैं तो हमको मिलता क्या है, यहाँ पर f(x) मिलता है। यानी 3 चीज़ को हमको, यानी 2 चीज़ दिया है, तीसरा चीज़ हमको फाइंड करना होता है। तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं, यानी 4 चौक 16 160। तो यहाँ पर इनका गुणा हो गया है, गुणा हो गया 40 × 4 160, 42 × 12 504, 43 × 18 774, 44 × 10 यानी 440
और 45 गुणे 16 270, ये हमारा आ जाता है एफ एक्स। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, हमारा सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2148 और आपका समेसन एफ इक्वल टू हो जाएगा 50। इनको जोड़ लेंगे 50, इनको जोड़ लेंगे 2148। यह हमारा फार्मूला था समांतर माध्य का, एक्स बार इक्वल टू क्या, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक ना। तो इसको लिख लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स हमारा मिल गया 2148 और यह हमारा हो गया 50, ठीक ना। यह है समांतर माध्य निकालते हैं, इनको आप काट दीजिए, आपका काटने के बाद आंसर आएगा 42.96, 42.96, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, लिखा गया है राम ने एक राष्ट्रीय बैंक से 5000 रुपये जमा किया, 2 वर्ष बाद उसने कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक ब्याज से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो। CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज देता हो तो इस क्वेश्चन को आइए हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको इससे चैप्टर वीडियो आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको कंपटीशन का कराया गया है, आप कितने आसानी से वहाँ चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करते हैं बिना ही फार्मूले का, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आइए इसको हम पूरा विस्तार से लगा कर समझ लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि फार्मूला होता क्या है, ठीक। फार्मूला होता है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। तो हम इसमें जो है वैल्यू पुट करते हैं। P आपका दिया है 5000 रुपया, ठीक, P आपका दिया है 5000 रुपया और 1 प्लस रेट आपका कितना दिया है, किस रेट से, 8%, ठीक, और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 5000 और इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम काट लेते हैं, 4 दूनी 8 होता है और कितना, 50, इसको हम काट लेते हैं तो 2, इसको हम काट लेते हैं, 4 दूनी आपका होता है 8 और 25 चौके 100। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1 + 2/25 पावर 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5000। इसको क्या करते हैं, 25 से कम 25, 2 27/2। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5000 इंटू में क्या है, इसको जो है पावर 2 लगा है तो इसको हम 2 बार लिखते हैं, यानी 27/25 गुणे में 27/25, ठीक। उसके बाद हम काटें अगर तो 25 से काटें तो क्या हो गया, 25 दूना 50 होता है और 2 जीरो और बचा हुआ, फिर 25 से काटें तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200। तो बचा क्या हमारा, 8 गुणे में 27 गुणे में 27, ठीक। इसको आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, जो आपका आएगा वही आपका होता है अमाउंट। तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 5832 रुपया, ये आपका क्या था, आंसर था, ठीक। तो आप यहाँ इतने, आपको DLED का पेपर देना है इसलिए आप जो है इतने पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। अगर किसी और कंपटीशन का पेपर देना होता तो यही क्वेश्चन जो है विदाउट फार्मूले का 2 लाइन में लग गया होता। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा गया है श्याम के कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो इस कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो हम पहले देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू L + B इंटू में H, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ठीक। तो इनको जो है हम जैसा फार्मूला है उसी में जो है वहाँ से वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो हमारा हो गया 2, L दिया है, लंबाई कितना दिया है, 4 मीटर प्लस चौड़ाई दिया है 3.5 मीटर और ऊंचाई दिया है 3 मीटर। एक चीज़ का हम और ध्यान देंगे कि राशियाँ जो है आपका यहाँ सेम दिया गया, यानी मीटर में दिया गया है, ठीक ना। तो आप सिंपल लिख दिए। अगर कभी कभी होता क्या है, राशियाँ सेम नहीं, कहीं मीटर कहीं क्या सेंटीमीटर दिया होता है, तो उसको हम पहले बराबर करते हैं। तो यहाँ मीटर दिया है तो सिंपल हम ऐसे लिख लिए। फिर इनको हम सॉल्व करेंगे 2, इनको अंदर जोड़ देते हैं, हो जाएगा 7.5
और गुणे में 3। इस 2 को इस 3 के साथ गुणा कर लेते हैं तो 3 दूनी हो गया आपका 6 और अंदर मिल गया 7.5। ठीक, उसके बाद इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो 6 पंचे 30 के 0 और 6 सत्ते 42, 3 45 और एक अंक पे दशमलव लगा है, दशमलव लगा दिए। इसके बाद जो है यही हमारा क्या होता है आंसर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मात्रक का पूरा प्रयोग करिएगा। अगर आप मात्रक का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एग्जामिनर क्या कर सकता है, आधा नंबर दे सकता है, आधा नंबर आपका काट सकता है। तो इसका मात्रक का पूरा विशेष ध्यान दें। इसका जो मात्रक होगा वह होगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, मात्रक होगा। आप कहेंगे कि ये सब जो हैं 3 थे कि मीटर क्यूब होना चाहिए था, लेकिन ये मीटर क्यूब नहीं होगा क्योंकि एल और बी क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो जोड़ा जाता है तो वहाँ मात्रक क्यूब नहीं, वहाँ मात्रक आपका स्क्वायर नहीं होता है। तो इसका मात्रक मीटर हुआ, इसका मात्रक मीटर, अर्थात क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हुआ। ये भी गुणे में होता है तो मीटर क्यूब होता। ठीक, ये अब ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है चित्र में वृत्त का केंद्र है। तो दिया गया है यदि कोण ABC बराबर 40 अंश, यानी हमको यह वाला कोण दिया गया है। यह वाला कोण कितना दिया गया है, 40 अंश। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है तथा कोण CAB बराबर 80 अंश। ठीक ना, कौन सा, CA यानी ए वाले की बात की गई है। जो बीच का होता है वहीं हमारा क्या बनता है, कोण बनता है। तो यह हो गया हमारा 80 अंश। कोण ADB आपको ज्ञात करना, यानी कौन सा, ADB यानी इस कोण की बात वह कर रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन आपको पता है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का अंतःकोण जो होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको जब लगाते हैं तो हमको दिया क्या गया है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। क्योंकि यह क्या है, एक त्रिभुज दिख रहा है तो 180 अंश होना चाहिए। तो हमको कोण A दिया है 80 अंश प्लस कोण B दिया है 40 अंश और कोण C नहीं पता है और टोटल होते हैं 180 अंश। तो इन दोनों को जोड़ करके उधर ले आकर घटा देते हैं, यानी आपको कोण C प्राप्त करना है। तो कोण C = 180 अंश और इसको जो है उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 80 और 40 होता है आपका 120, यानी माइनस हो जाएगा 120 अंश। तो कोण C आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा आपका, 60 अंश। ठीक ना, तो कोण C आपका हो जाएगा 60 अंश। तो आप देखेंगे इस त्रिभुज में कोण ACB = कितना मिल गया आपको, 60 अंश, यानी इसका मान मिल गया 60 अंश। यह कोण आपको पता चल गया कितना है, 60 अंश है। तो यह भी कोण कितना होगा, 60 अंश ही होगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन आपको लिखा गया है यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपया और बाजार का मूल्य 40 रुपया प्रति शेयर बताया हो तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर ही खरीदा था। ठीक ना, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो कहा गया क्वेश्चन में 300 शेयरों का भुगतान। तो क्वेश्चन में कहा गया है 300 शेयरों का भुगतान कितना बताया गया है, 300 शेयरों का भुगतान, यानी अगर टोटल 300 शेयर हैं 10 रुपये के हिसाब से कुल कितना रुपया हो गया, 3000 रुपया। ठीक, कुल कितना हज़ार रुपया हो गया, 3000 रुपया। आगे कहा जा रहा है बाजार मूल्य पर 300 शेयरों का भुगतान मूल्य कितना है, 300 गुणे 40 रुपया है। ठीक ना, 40 रुपये के हिसाब से तो आ जाएगा कितना, 4 तिहाई 12 और क्या 3 0, कितना रुपया है, 12,000 रुपया है। ठीक, वह लिया था अंकित मूल्य पर। ठीक ना, अंकित मूल्य क्या था, 10 रुपये था। तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ है, यही उससे पूछा गया है। शेयरधारी को क्या लाभ होगा, तो शेयरधारी का जो लाभ होगा, शेयरधारी का लाभ बराबर हो जाएगा कितना, 12,000 माइनस 3,000। तो कितने का लाभ हो जाएगा, 12,000 में से 3,000 घटा देंगे तो आपका बचेगा 9,000 रुपया क्या होगा, लाभ होगा, जो क्या था आपका
आंसर था। ठीक ना, यही क्या था आपका आंसर था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 17वां क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, 3x² + 10x - 8 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आप देख लीजिए, पहले क्या करते हैं, जब भी यहाँ x के साथ कोई संख्या और दिया होता है तो इसका और इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 3 × 8 करते हैं पहले। तो लिखते नहीं हैं उसको, अपने ही मतलब दिमाग में ही रखते हैं कि 8 × 24 हुआ है। तो उस 24 को इस तरीके से तोड़ते हैं कि क्या आना चाहिए, जोड़ घटा करके ये बीच की संख्या मिलनी चाहिए। ठीक ना, 24 को इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं कि क्या हो, बीच की संख्या हमको मिलनी चाहिए। तो यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लिखा गया है 3x² + 10x - 8। देखा कितना मिला हमको, 24 हुआ। तो 24 को हम इस तरीके से तोड़े कि हमको क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। ठीक ना, तो हम अगर तोड़ें, अगर इसको 12 × 2 तो घटाने पर हम क्या पाएंगे, 12 - 2 = 10 हमको मिल रहा है। यानी इसका गुणनखंड क्या होगा, 12 × 2 के रूप में होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 3x² प्लस लिख सकते हैं क्या, 12x और माइनस में 2x और -8। यानी इसको जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और जब इनका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। फिर इसको कॉमन ले लें, इसमें से कुछ कॉमन ले लें, और जो बीच की संख्याएं मिलती हैं वो हमारी क्या होनी चाहिए, दोनों अगर सेम मिलता है तो ही हमारा गुणनखंड सही माना जाता है। तो अगर इसमें से अगर हम कॉमन लें तो हम कॉमन ले सकते हैं 3, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3 और क्या, x, यानी x² है, x इसमें है, यानी एक x हम ले सकते हैं, और 3 और 3 × 4 = 12, इसमें से एक 3 हम ले सकते हैं। तो यहाँ आया 3x, यहाँ बचा क्या आपका x प्लस यहाँ क्या बचा आपका 12। तो जब तोड़ते हैं कैसे हुआ, 3x² और 4 × 3 = 12x। फिर इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या है, माइनस हम कॉमन ले लें इसमें से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो -2 कॉमन चला गया, अंदर क्या बचा हमारा, x बचा। और अगर हम माइनस कॉमन लिए हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिए हैं तो 4 दूनी 8, यानी अंदर क्या आता है, 4 आता है। तो आप देख पा रहे हैं जो संख्या यहाँ होती है वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही माना जाता है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में और इनको हम एक ब्रैकेट में लिख दें तो हो जाएगा 3x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 4 दूसरे ब्रैकेट में। यही हमारा क्या था, आंसर था। ठीक, यही हमारा क्या था, आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन 18वां। लिखा गया है, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 216 सेंटीमीटर² है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो अगर आयतन आपको ज्ञात करने के लिए पूछा है तो ये क्या दिया गया है आपको, यह दिया गया है आपको क्षेत्रफल। तो पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, क्या होता है, 6l²। तो हम देख पा रहे हैं घन का क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 216, और यह बराबर होता है 6l² के। तो अगर हम 6 को इधर लेकर आएंगे, अर्थात हम 6 से इसको काट दें, कितनी बार जाएगा, 36। ठीक ना, तो आपको l² क्या मिल गया, 36। तो अर्थात l बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस संख्या को क्या लिख देते हैं, अंडर रूट में हम लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं l = √36। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं l बराबर, इस 36 को रूट के अंदर हम क्या लिख सकते थे, 6 × 6, या फिर हम इसी को और क्या लिख सकते थे, l बराबर यह क्या होता है, √6²। तो यह स्क्वायर इसको जो है कैंसिल करता है, तो आपको मिलता क्या है, l बराबर 6 क्या हो गया, सेंटीमीटर। ठीक ना, मात्रक का आप विशेष ध्यान दें, मात्रक आप लगाना ना भूलें। तो क्या मिल गया हमको, भुजा मिल गई, एक भुजा की लंबाई कितनी मिल गई, 6 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है आपसे, आयतन पूछा था, तो आयतन के फार्मूले पर हम इसको रख देते हैं तो हमारा आयतन ज्ञात हो जाता है। तो आयतन होता है हमारा, आयतन बराबर होता है, इसको हम v से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम होता l³ कह सकते हैं, या फिर कहीं कहीं जो है हम इसको a³ भी कहते हैं। दोनों में से हम एक ही कुछ भी कह सकते हैं। यानी l का मतलब भी एक भुजा हुई, a का मतलब भी एक किसी भुजा को मानते हैं। ठीक ना, तो हम लिख देते हैं v बराबर हमको क्या मिल गया, l मिला है 6, ठीक, उसका क्या है, क्यूब। तो हो क्या जाएगा हमारा, तो मिलेगा आपको v बराबर, इसका हम गुणा कर देंगे, यानी 6 × 6 × 6, तो क्या जाएगा, 6 × 6 = 36, 36 × 6 =
216 है। 216 हुआ तो ध्यान दीजिएगा क्या मिल गया हमको, वॉल्यूम या आयतन हमको क्या मिल गया, जो हमारा आंसर था मिल गया 216। लेकिन आप क्वेश्चन में देख पा रहे थे 216 यहाँ भी दिया गया था, लेकिन हमने बार बार कह रहे हैं कि मात्रक लगाना आप ना भूलें। तो 216 क्या होगा, सेंटीमीटर में थी एक भुजाएं, तो 3 बार गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ इसका मात्रक के साथ इसको लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है। जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था और हमारा आयतन निकल कर आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर था। इधर लिखा गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 5 आते हैं एक एक नंबर के। फिर इधर लिखा गया है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ये भी जो है 1 नंबर के ही होते हैं। इनको देखने के बाद हम देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 नंबर के होते हैं। तो आइए हम पहले इनको देख लेते हैं जो आपका लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है -3 की पावर 4 अपान में -3 की पावर 2 का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आइए इनको हम देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया हो -1 की पावर 5, ठीक, -1 की पावर 5। तो आप देखेंगे यहाँ कोई भी संख्या हो और उसके पहले माइनस चिन्ह लगा हो। पावर अगर आपकी सम होती है तो यह चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव यानी प्लस हो जाता है। यदि पावर आपका क्या लगा हो, विषम संख्या लगी हो, तो यह माइनस चिन्ह में ही बना रहता है। ठीक, इसी प्रकार से अगर लिख दिया जाए -1 की पावर 2, तो आप देखते हैं -1 इंटू में -1 करते हैं तो अगर 2 बार देखिए ये क्या है, आपका सम संख्या है, ठीक ना। इसकी पावर जो है आपकी सम संख्या है, तो जो माइनस माइनस में दोनों आपस में 2 ही बार आएंगे, ठीक ना। -1 जो है 2 ही बार आएगा, जब 2 ही बार आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 1 एक कम 1 हो जाएगा। ठीक, तो आप इतना ही खाली समझिए, जब भी पावर जो हो क्या, जब यहाँ कोई माइनस में संख्या कोई लिखी गई हो और पावर आपका सम हो तो वह क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। और अगर पावर क्या हो, विषम हो, तो यह संख्या नेगेटिव ही बनी रहती है। तो पहले क्वेश्चन में दिया है -3 की पावर 4 अपान में -3 की पावर 2, ठीक ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -3 की पावर 4 भागे -3 की पावर 2। तो हमने पहले पार्ट में बता रखा था कि जब ये संख्याएं क्या हों, सेम हों, तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं इस वाले चिन्ह के अनुसार, ठीक ना, इस वाले चिन्ह के अनुसार। तो देखिए पहली बात तो लिखा गया -3 की पावर 4, तो हम देख पा रहे हैं 3 की पावर 4 क्या आपके कौन सी संख्या है, सम संख्या है। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और बीच में भाग का चिन्ह है, और यहाँ देख पा रहे हैं -3 की पावर क्या है, सम संख्या है, इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2। उसके बाद क्या है, बीच में अगर भाग का निशान है तो इन पावर को आपस में घटा लेते हैं। कब, जब आपका बेस क्या हो, सेम हो तब। तो देख पा रहे हैं 3 3 दोनों जगह है, तो हम लिखते हैं 3 और ऊपर वालों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो आपको मिलेगा 3 की पावर 2, ठीक ना, 3 की पावर 2, या फिर हम कह सकते हैं 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9। आपके ऑप्शन में चाहे दिया हो, इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर गुणे का निशान होता तो क्या करते हम, बेस समान होता तो पावर को हम क्या कर लेते, जोड़ लेते, यानी 4 + 2 आपका 3 की पावर 6। तो पहले का जो हमारा आंसर सही आया वह क्या था, 9 था। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में दिया गया है यदि a = 2, 3, 8, b = 4, 8, 5, ठीक, और पूछ रहा है a इंटरजेक्शन b क्या होगा। ठीक, तो हमने आपको बताया है जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से उल्टा u बना के पूछ ले, ठीक ना, तो a इंटरजेक्शन b, तो इस केस में होता क्या है, जो a वाले का मान होता है और जो b वाले का मान होता है, ठीक, उनमें जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं, वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। तो हम देख पा रहे हैं a में कौन सी संख्या कॉमन है, 8 है, और b में कौन सी संख्या कॉमन है, 8 है, यानी 8 जो है a और b में दोनों आ रहा है, इसलिए जो इसका आंसर बनेगा वह क्या आएगा, 8 इसका आंसर होगा। ठीक, दूसरा जो पूछता है इस तरीके से, यानी u को इस तरीके से डिनोट करता है, यानी सीधा बना देता है u को, तो जो इसका मान होता है, तो a और b में जितनी संख्याएं जो होती हैं आपका, वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। तो देख लीजिए
इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही था? क्या आंसर आया था? 8, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वह क्या है? सही है। ये देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है log 10 की पावर 100 का मान क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ लिखा गया था log 10 की पावर 100। तो हम देख पा रहे हैं हम 10 की पावर 100 जो था, हम 100 को और क्या लिख सकते थे? 10 की पावर 2, ठीक ना, 10 की पावर 2। तो जब इस तरीके से हो जाता तो हम ये जो 2 ऊपर होता है या 2 चला आता है इनटू में, यानी 2 log 10 to the power 10, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं इस तरीके से इसको हम लिख सकते थे। यहाँ आप देख पा रहे हैं log 10 की पावर 10 का मान होता है 1, ठीक, और इसके पहले लगा हुआ है 2, तो आप गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, तो इसका जो आंसर था वह था आपका 2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। चौथा क्वेश्चन लिखा गया है x² + 7x + 12 में भाग देना है x + 3 से, ठीक। तो पूछा गया है उसका मान क्या होगा। आइए इसको हम पहले गुणनखंड विधि द्वारा से देख लेते हैं, इसके बाद जो है इसको भाग विधि द्वारा से पूरा देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है x² + 7x + 12, ठीक। इसमें कहा गया है भाग देना है x + 3 से, x + 3 से इसमें भाग देना है। तो अगर हम इतने को ही खाली देखें, इतने को अगर हम गुणनखंड में तोड़ना चाहें तो इसको हम तोड़ कैसे सकते हैं? x² + 7x + 12। देखिए जब इस तरीके से संख्याएं कोई लिखी होती हैं तो इस संख्या का पहले हम इसके आगे वाली संख्या से ला करके गुणा करते हैं, अगर कोई संख्या दी होती है तो, ठीक। वैसे भी अगर कोई संख्या नहीं दी है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 12 में 1 से गुणा करेंगे क्या मिलेगा? 12 ही मिलेगा। तो कुछ नहीं करना होता है, इस 12 को हमको इस तरीके से तोड़ना होता है कि इसको हम तोड़ें तो क्या मिले हमको? गुणा करने के बाद दोबारा 12 ही मिले, लेकिन उनको जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए? 7 मिले, ठीक। 12 को तोड़ सकते हैं 4 गुणे में 3, तो हमारा मिल जाएगा 4 तिहाई 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 7 मिलेगा। तो हम लिखते हैं इसको x² + 4x + 3x, यानी जो 4 3 था इसमें बांट देते 4x और 3x, कितना होता? 7x। उसके बाद लास्ट में क्या था हमारा? 12 था। उसके बाद इनमें से क्या करते हैं? हम कॉमन लेते, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, हमको x² और यहाँ एक x दिख रहा है, यानी हमको यहाँ से एक x कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से x कॉमन ले लें, तो यहाँ से 2x था, एक x ले लिए, कितना बचा? एक x बचा, प्लस अंदर एक x से बाहर चला गया है तो बचा क्या? खाली 4 बचा। और इसमें से कॉमन लें तो यहाँ से देख पा रहे हैं यहाँ 3 है और यहाँ 3 चौक 12, यानी एक 3 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, एक 3 यहाँ भी, तो हम +3 कॉमन ले लें तो बचेगा क्या यहाँ पर? x, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिए हैं तो 4 तिहाई 12 है, तो कितना बचा? खाली 4 बचा, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो जो ये ब्रैकेट के अंदर संख्याएं आती हैं, दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होता है, नहीं तो हमारा गुणनखंड में कहीं ना कहीं गलतियां हुई रहती है। तो इस वाले को एक साइड और एक जो बाहर दिख रहा है इसको एक साइड, यानी हम लिख सकते हैं x + 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x + 4 दूसरे ब्रैकेट में। इतना तो सॉल्व हुआ ऊपर वाले का मान, ठीक। और नीचे, और जो नीचे लिखा गया था वह क्या था हमारा? x + 3। तो हम देख पा रहे हैं अब x + 3 ऊपर भी है और x + 3 नीचे भी है, भाग में है तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल। बीच में गुणा का निशान था तभी हम काट पाए हैं। तो हमारा बचा क्या? खाली x + 4 हमारा बच गया, जो इस क्वेश्चन का क्या था? आंसर था। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन सही था आपका? x + 4, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही था, ठीक। तो आइए इसको हम दूसरे विधि से लगा के देख लेते हैं कि भाग विधि से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए इसी क्वेश्चन को भाग विधि से भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके लिखा गया है x² + 7x + 12, इसमें भाग देना है x + 3 से। तो जब हम भाग देते हैं
तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो पहली संख्या होती है हमारी, यह जरूर कैंसिल होनी चाहिए, यानी जरूर यह कटनी चाहिए। अगर यह नहीं कटेगा तो भाग हमारा सही नहीं होता है। तो देख पा रहे हैं x है, इसमें कितने से भाग दें कि हमारी पहली संख्या कटनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ x से भाग देते तो यह संख्या यानी x इंटू x यानी क्या मिलता है हमको, x स्क्वायर मिल जाता है। तो हम यहाँ x लिखे और x इसमें गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा x इंटू x यानी x स्क्वायर, और एक बार x का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x। इसके बाद जो है हम घटा लेते हैं। घटाते समय क्या होता है, चिन्ह में परिवर्तन, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, तो यह आपका प्लस और माइनस क्या हो गया, आपके कैंसिल हो गए। और यहाँ आपका प्लस 7x था, यहाँ माइनस 3x था, घट जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 4x। ठीक, उसके बाद अगली संख्या को हम नीचे उतार लेते हैं, यानी क्या है प्लस 12। अब भाग देते हैं तो हमारी यह संख्या क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम ले लें प्लस के 4, ठीक ना, अगर यहाँ हम प्लस 4 ले लें तो हम अब गुणा करेंगे, देखेंगे 4 इंटू x यानी क्या मिलेगा हमको 4x, और प्लस में 4 तिहाई 12। तो ये संख्याएं देखेंगे जब हम घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह में परिवर्तन हुआ तो ये संख्याएं कट गई और ये संख्याएं भी कट गई। तो नीचे हमको क्या मिला 0। तो जो हमारा आंसर था वह क्या था, x प्लस 4, जो हमारा ऑप्शन था डी वाला सही था। तो हमने इस बीच से भी देख लिया और गुणनखंड बीच से भी देख लिया किस तरीके से हम जो है भाग देते हैं। तो जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, जो आपका वस्तुनिष्ठ का लास्ट क्वेश्चन होता है। लिखा गया है पिरामिड में कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, या पिरामिड में कोरों की संख्या क्या होती है वह पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि पिरामिड में सिरों की संख्या क्या होगी, उसको भी ज्ञात कर लें। तो यहाँ आपका लिखा गया अंग्रेजी में अपेक्स और क्या लिखा गया है बेस। इसी को हम कहते हैं आपका क्या होता है, आपका शीर्ष होता है, और इसको हम कह सकते हैं कोर। ठीक, इसी को हम कह सकते हैं कोर, यानी बेस को ही हम कोर कहते हैं या आधार कहते हैं, और ऊपर उसको क्या कहते हैं, अपेक्स को शीर्ष कहते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कैसे हम शीर्षों की संख्या निकालते हैं या फिर कोरों की संख्या निकालते हैं, किसमें, पिरामिड में। तो एक आपका फार्मूला होता है जब हमको निकालना होता है कोर। ठीक, आपके क्वेश्चन में कोर ही पूछा है, तो जब आपको कोर निकालना होता है तो इसका फार्मूला होता है पिरामिड के लिए 2 इंटू n, और जब आपको शीर्ष निकालना होता है तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1। अब n क्या होते हैं, n जो होता है आपका नंबर ऑफ भुजा होती है। ठीक, यानी 1 2 3 4 टोटल कितनी हो रही हैं, 4 हो रही हैं। एक देखिए, एक यहाँ 1 2 3 4 टोटल कितनी हो रही हैं, 4। तो नंबर आप क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टर्न जो होता है आपका भुजाओं की संख्या होती है। तो जब इसको आप काउंट करेंगे तो कोर पूछा है, तो कोर की जहाँ n बराबर क्या मिल गया हमको 4, तो 2 गुणे में 4 कितना हो जाता है 8। तो जो इसका ऑप्शन सही था वह था सी वाला, जो क्या था 8। तो यानी हमेशा जो है पिरामिडों में कोरों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। ठीक, और शीर्ष की संख्या की बात करें तो n बराबर हमको 4 मिला है, तो 4 प्लस 1 बराबर 5। अगर शीर्ष पूछा होता तो क्या होता 5। आइए हम गिनकर आपको दिखा देते हैं कि पांचों शीर्ष आपके कहाँ पर बनते हैं। तो जो आपके पांचों शीर्ष होते हैं, पहला शीर्ष होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आपके पांचों के पांचों क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो लिखा हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक ना, ये भी जो आपके होते हैं 1 नंबर को होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 6 18 x और 15 समानुपात में हो तो x क्यूब का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं समानुपात। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि समानुपात होते क्या हैं। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया था 6 अनुपाते 18 समानुपाते x अनुपाते 15। इस तरीके से हम उस संख्या को लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब होता है बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी वो आपके समानुपात कहलाएंगे, नहीं तो वो समानुपात नहीं कहलाएंगे। पूछा गया है x क्यूब, पहले हम x निकाल लेते हैं, उसके बाद हम x क्यूब निकाल लेंगे। तो इसको हम अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं 6 गुणे में 15, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। ठीक ना, तो 18 गुणे x,
तो उसके बाद इधर x 18 जो है x में गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में। तो आपको x बराबर मिलेगा 6 गुणे 15 बटे में 18। तो हम काट लेते हैं, 6 त्रिक होता है आपका 18 और 3 पच्चे 15, तो आपको x बराबर मिल गया 5। ठीक, x बराबर आपको मिल गया 5। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, यानी x क्यूब आपसे पूछ रखा है। अगर x बराबर आपको 5 मिल गया तो x क्यूब कर देते हैं। ठीक, तो 5 का क्यूब कर देते हैं तो हो जाएगा आपका 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। तो x क्यूब का जो मान आएगा वह आएगा 125, जो इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। ठीक, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। लिखा गया है 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची तथा 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देख लेते हैं आयतन का फार्मूला क्या होता है। तो होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक ना, LBH। तो आइए इनकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो उससे पहले हम देख लें कि सारी संख्याएं जो दी गई हैं सब एक समान राशि में होनी चाहिए। जबकि हम देख पा रहे हैं 8 मीटर में है, 3.5 मीटर में है, लेकिन 20 हमारा क्या है, सेंटीमीटर में है। तो या तो हम सेंटीमीटर में बदल लें सभी को, या फिर हम सभी को मीटर में बदल लें। तो हम देख पा रहे हैं 2 संख्याएँ मीटर में, 1 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वाले को ही हम मीटर में बदल लेते हैं। तो अगर लिखा गया है 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में पूछा है, तो 20 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 20 बटे में 100। ठीक ना, 20 बटे में 100। तो आइए यह जो हमारा बनेगा क्या बनेगा, मीटर बनेगा। अब जो है वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। तो लिखा गया था लंबाई कितना दिया है 8, तो लिख लेते हैं 8। गुणे में आपका चौड़ाई दिया है 3.5, तो उसको लिख लेते हैं 3.5। फिर आगे दिया है आपका 20 सेंटीमीटर था, उसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 20 बटे में 100। सब राशियाँ हमारी मीटर में हो गई। अब इनको हम काट लेते हैं। 20 से अगर काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। उसके बाद अगर 5 से काटें तो 5 सत्ते 35, और 1 अंक पे दशमलव का था, तो 1 अंक पे क्या लगा दिए हम, दशमलव। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 8 और गुणे में 0.7। इसको जब हम गुणा कर लेंगे तो क्या हमारा बनकर आएगा, 8 सत्ते 56। ठीक, 8 सत्ते 56, और 1 अंक पे दशमलव था, तो 1 अंक पे क्या लग गया, दशमलव। यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। जब तक हम इसमें क्या, इनके मात्रक का प्रयोग नहीं करते, तब तक एग्जामिनर हमको पूरा अंक नहीं दे सकता। तो मात्रक की बात करें तो यह भी मीटर में था, यह भी मीटर में था, और यह भी मीटर में था, यानी 3 बार मीटर था। तो हम यहाँ जो मात्रक हमारा आएगा वह क्या आएगा, m क्यूब। अब जा कर के हमारा आंसर क्या होता है, सही होगा। तो अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। लिखा गया है आदेशित चेक किसे कहते हैं। तो आदेशित चेक की बात करें, इसी को और कहा जाता है ऑर्डर चेक। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक होता क्या है, इसको हम देख लेते हैं। ऑर्डर चेक वह होता है, ऑर्डर चेक इस प्रकार का चेक होता है, बैंक इस चेक को उसी को जो है देता है जिसके नाम से चेक काटा गया होता है। तो यहाँ लिखा गया है कि ऑर्डर चेक या फिर आदेशित चेक किसे कहते हैं। लिखा गया है इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करता है जिसके नाम चेक काटा गया हो। ठीक ना, यानी जिसके नाम चेक काटा गया हो वह चेक जो है उसी व्यक्ति को बैंक देता है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देता है। अगला आपका 9वां क्वेश्चन लिखा गया है, एक वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए एक हम फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं। तो यह आपका फिगर बन चुका है। कहा गया है कोई वृत्त है, उसके अंदर कोई समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज कौन सा है। समबाहु त्रिभुज जो है वह है ABC। ठीक, तो आपसे जो है BOC का कोण पूछा गया है। तो हम आपको बता चुके हैं जो कोण पूछा जाता है वह कोण जो होता है हमेशा बीच वाली ही आपकी संख्या होती है। ठीक ना, तो पूछा गया है कोण BOC, तो O पूछा गया है, तो जहाँ O लिखा होता है वहीं वो कोण बनता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या कहा गया है, समबाहु त्रिभुज।
ठीक ना। समबाहु त्रिभुज की बात की गई है, तो समबाहु त्रिभुज जो बनता है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी बनती है, 60-60 अंश की बनती है, क्योंकि त्रिभुजों का टोटल जो योग होता है अंतःकोणों का वह होता है। समबाहु त्रिभुज की बात की गई है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने के बनते हैं, 60-60 अंश के बनते हैं। तो अगर आपका यह कोण 60 अंश का बना होगा, ठीक, समबाहु त्रिभुज है तो आपका यह कोण क्या बनेगा, 60 अंश का बनेगा। यह वाला कोण आपसे पूछा गया है, तो इसकी एक प्रमेय होती है। प्रमेय क्या होती है, जो कोण पूछा गया है, यानी यह कोण जो होता है यह इस कोण का क्या होता है, आधा होता है, ठीक, यानी कोण ए जो होता है कोण ओ का आधा होता है। तो हम कह सकते हैं कोण बी ओ सी इक्वल टू 2 में कोण बी ए सी, ठीक। तो आपको मिलेगा कोण बी ओ सी इक्वल टू 2, तो आपको यहाँ जो है कोण बी ए सी बराबर क्या हो गया, 60 अंश, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमको मिलेगा क्या, कोण बी ओ सी इक्वल टू 6 दूनी 12 यानी 120 अंश, जो आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया था। यही हमारा क्या था, आंसर था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है 10वां क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है -5x² - cx+4 का गुणनखंड कीजिए। तो आइए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमने आपको पिछले भी लेक्चर में बता रखा है, जो आपका लास्ट वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं अचर संख्याएं, और जो x y z सब होती हैं इनको कहते हैं चर संख्याएं। तो अचर और चर संख्याएं होती क्या हैं, इनके बारे में हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा। चर संख्याएं वे होती हैं जिनके मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, यानी वे संख्याएं हमेशा चलती रहती हैं। तो x का मान कहीं कुछ और आएगा, कहीं कुछ और आएगा, इस प्रकार से इनके मान में हमेशा परिवर्तन बना रहता है, इसलिए ये संख्याएं कहलाती हैं आपकी, यानी x y z जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक, जिनको हम मानते हैं, वह हमारी संख्याएं कहलाती हैं चर राशियां। और जो अचर होते हैं, अचर का मतलब जिनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो जो हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, अर्थात जो हमारे अंक होते हैं 1 2 3 4 5 जिनको हम गिनते हैं, वे हमारे कहलाते हैं अचर राशियां। क्यों, क्योंकि इनको अगर एक बार 4 लिख दिया गया, ये 4 यहाँ भी होंगे और जहाँ भी लिखा जाएगा हर जगह 4 होगा, ठीक। तो आइए इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पहले माइनस लिखा गया है, तो हम क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आपका बचेगा 5x + x - 4, यही आपका अंदर बचेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस चिन्ह को बाहर ही छोड़ देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका और इसके साथ क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। हमने अभी आपको बताया इस संख्या का इसके साथ पहले हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे दिमाग में ही याद करते हैं कितना हुआ 20। और इस 20 का काम क्या होता है, इसका ऐसा हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं कि उसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 20 आना चाहिए। तो अगर हम गुणा करें 5 गुणे में 4 और अंतर कितना मिला, 1 का, ठीक, अंतर मिला 1 का। इसको हम लिख सकते हैं 5x और क्या, देखिए जोड़ने घटाने पर आना चाहिए आपका 1, तो देख पा रहे हैं यहाँ 5x हो गया प्लस 5x और -4x, और क्या चल रहा लास्ट में आपका -4। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं 5 और x है, यानी 5x है, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 5x कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, एक x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, मात्र 1 बचेगा, क्योंकि 5x क्या चला गया, बाहर चला गया, ठीक। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे -4, ठीक, -4, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जगह -4 बाहर ले लेते हैं, तो अंदर जो राशि आएगी वो क्या आएगी, प्लस में, क्योंकि यहाँ भी प्लस है तो वहाँ भी प्लस में आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होता है। तो इसको हम यहाँ से अगर -4 बाहर ले लिए तो यहाँ बचा क्या, x, और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस बाहर लिया है, और यहाँ क्या बचा, मात्र 1, तो अंदर बचा x + 1। तो देख पा रहे हैं x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं 5x - 4, और इसको लिख लेते हैं x + 1, ठीक। और जो हमारा माइनस का चिन्ह बाहर है, इसको क्या कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा -5x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 4, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में x + 1। फिर इसी को हम लिख सकते हैं, इसी संख्या को हम लिख सकते हैं x + 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में इसको पलट दें, -x था तो -x को पीछे ले जाएं, यानी 4 - 5x। यही हमारा क्या था, आंसर था, ठीक, यही हमारा क्या था, आंसर था इस क्वेश्चन का। आइए आपका अत लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है
किस ब्याज की दर से रुपया 31,250 की धनराशि 3/2 वर्ष में रुपया 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित की जाती है। तो पहले हम समझ लेते हैं छमाही और सालाना या फिर तिमाही या फिर 4 माह का जब बात किया जाए तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को घुमाते हैं। तो देखिए, एक साल की बात करें, पूरा एक साल की यानी एक वर्ष की बात करें तो कितना माह होता है? 12 माह होता है। तो जब आपका छमाही देय होता है तो 12 महीने में कितना साल बन जाएगा? 2 वर्ष बन जाता है। तो 12 महीने में 2 छमाही बनता है तो क्या हो जाता है आपका? 2 वर्ष हो जाता है। तो कुछ नहीं करना होता है, जो आपको वर्ष दिया होता है इसी जब कहा जाए क्वेश्चन में छमाही की बात की जाए तो क्या होता है? छमाही 2 बनता है एक साल में, इसी में क्या कर देते हैं? वर्ष में 2 से हम गुणा कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या गया है। क्वेश्चन में हमको पी दिया गया है, यानी मूलधन दिया गया है 31,250 रुपया, और आपका जो मिश्रधन टोटल अमाउंट जो दिया गया है, मिश्रधन जो दिया गया है वह दिया गया है 35,152 रुपया। मिश्रधन होता क्या है, यानी अमाउंट होता क्या है? वह है आपका ब्याज और मूलधन दोनों मिला करके आपका अमाउंट या मिश्रधन बनता है। ठीक, तो अगर इन दोनों को घटा लें तो हमको क्या मिल जाएगा? ब्याज, क्योंकि आपका प्रिंसिपल है, इसमें ब्याज जुड़ गया है तो आपका हो गया अमाउंट। तो हम ब्याज को अगर इसमें से अगर अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल को घटा लें तो हमको क्या मिल जाएगा? ब्याज। तो अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो ब्याज हमको घटाने पर क्या मिलेगा? तो घटा लेते हैं 35,152 31,250, जो हमारा ब्याज बनकर आया, ब्याज मिला हमको 3902 रुपया। और क्वेश्चन में आपको रेट पूछ रखा है, आर पूछा है, आर बराबर आपसे पूछा है तो, और क्या हमको समय दिया है यानी टी यानी टाइम दिया है। ठीक, टी यानी टाइम या समय दिया है, समय दिया है 3/2, और बात किया है छमाही का। जब बात छमाही का किया है तो एक साल में 2 छमाही आता है तो हम 2 से क्या कर देंगे? गुणा। तो यह 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टाइम कितना बनेगा? 3 वर्ष का टाइम बन जाएगा, यानी समय कितना मिल गया? 3 साल का। तो हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, PRT/100। पी आपका जो होता है वह आपका मूलधन होता है, आर जो होता है आपका दर होता है, टी जो होता है आपका समय होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन और ये फार्मूले में 100 कहाँ से आता है, इसके बारे में आपको अगर पढ़ना हो तो पिछले आप प्रैक्टिस सेट में देखिएगा, वहाँ बताया गया है कि यह 100 कहाँ से आता है। अब इस क्वेश्चन को जो है फार्मूले पर रख कर सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूले पर इसको अब रख लेते हैं। यह SI आपको दिया गया है 3,902 रुपया, और आपको P दिया गया है यानी मूलधन आपको दिया गया है। फार्मूले में क्या होता है? PRT/100, तो P दिया गया है 31,250, और आपको रेट ज्ञात करना है, और समय मिला हमको 3 वर्ष। ठीक ना, और बटे में क्या होता है? 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 1 हुआ यानी 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 12, 2 बचा, 5 25 25। तो आपको मिला क्या? यहाँ बचा हुआ है 3 9 2, और इस 2 का यहाँ गुणा हो जाता है, और इधर क्या बचा हुआ है? R गुणे में 6 2 5 और गुणे में 3। उसके बाद R में क्या है? रेट में गुणे में है, इधर आएंगे भाग हो जाएगा, यानी R बराबर आपको मिल जाएगा 392 गुणे में 2 बटे में 625 गुणे में 3। ठीक, इसको हम कैंसिल कर लेंगे, इसको आप भाग देकर पूरा काट लीजिएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वह आपका आंसर आएगा रेट इक्वल टू 4.16%। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया। क्या किया? आपको दिया गया था प्रिंसिपल 31,250, अमाउंट दिया गया था 35,152, और अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल और क्या यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ करके हमारा मिश्रधन बनता है। तो मिश्रधन से अगर हम मूलधन घटा देंगे तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, SI यानी साधारण ब्याज, ब्याज हमको मिल गया। अब हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर PRT/100 यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हमको मिल गया ब्याज, मिल गया हमको कितना? 3902 रुपये, और हमको पी हमको पता ही है 31,250 रुपये। रेट हमको ज्ञात करना है, और टाइम हमको 3 वर्ष। 3 वर्ष कहाँ से आया? क्वेश्चन में कहा गया था 3/2 और कहा गया था छमाही। तो छमाही का मतलब एक साल में 12 महीना होता है। अगर 6 महीने की बात की गई है तो एक साल में 2 छमाही बनेगा। तो 2 बनेगा तो हम 2 से क्या कर दिया? गुणा। तो 2 2 कट गया, बचा कितना?
3 वर्ष, तो वहाँ से आया कितना हमारा टाइम 3 वर्ष। तो हम लिख दिए यहाँ पर 3 और बटे में क्या होता है 100, 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूनी 10 और फिर 5 से इसको काट दिए, 5 6 30 और 1 31 होता है 12, 5 दूनी 10, 2 12 होता है, 5 5 25। इनका एक साइड गुणा करके लिखे और इसका एक साइड गुणा किए। आर में ये सब गुणे में थे, इधर आएंगे तो भाग में। इसको जब आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.16%, यानी आर प्रतिशत आपका मिलेगा जो वह मिलेगा 4.16%। आइए देख लेते हैं। यहाँ आपका लिखा गया है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न, यहाँ प्रश्न नंबर 12 दिया गया है। लिखा गया है लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो इनमें से 15 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 100 मिलीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम इसकी जो मात्रक दिया गया है उसको देख लेते हैं कि कहीं मात्रक में कोई परिवर्तन तो नहीं है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं मात्रक क्या दिया है 75 सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी 15 सेंटीमीटर में। यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, यहाँ ऊंचाई होना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या दिया गया है चौड़ाई। ठीक, तो यहाँ क्या होगा ऊंचाई। इस बात को अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपका होगा ऊंचाई। और आगे चलते हैं। यहाँ दिया गया है 15 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया गया है 100 मिलीमीटर। ठीक, तो इसको जो है पहले हम क्या बना लेते हैं सेंटीमीटर में बना लेते हैं। इस चीज़ का हम विशेष ध्यान देंगे कि सेंटीमीटर में इसको बनाना है। बिना सेंटीमीटर में अगर आप बनाए चेंज करते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है गलत सॉल्व हो सकता है, यानी आंसर आपका गलत आएगा। तो पहले इसको जो है हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखते हैं कि 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है 100 मिलीमीटर। ठीक, तो 100 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 0.1 गुणे में 100। ठीक ना, यह जो आपका आएगा क्या आएगा सेंटीमीटर। इसको आप चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसमें आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक, और एक अंक पे दशमलव लगा था तो यहाँ आपका एक अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो आपको क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 100 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10 सेंटीमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, बड़े गुटके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में छोटे गुटके की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देख गुटके की संख्या बराबर बड़े वाले का दिया गया है आपका 75 गुणे में 15 गुणे में 5। ठीक, और छोटे वाले का दिया गया है 15 गुणे में 3, और इसको हमने चेंज किया 100 मिलीमीटर को, कितना मिला हमको 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम काट लेते हैं तो काटेंगे 15 से 15 कैंसिल हुआ और 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 पचहिया में 75। ठीक, अब हमको मिल क्या गया, ऊपर मिला 25 नीचे मिला 2। अब इसको हम काट लेंगे कितना आ जाएगा 12.5, यानी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में यहाँ गलती किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन में अभी भी गलती बनी हुई है कि जो ये संख्याएं दिए गए हैं 15, 75 या 5 जो भी दिया गया है इसको मतलब लिखने में भी उनको क्या हुई है गलती हुई है। गलती क्यों हुई है, जब गुटके हम काटेंगे तो गुटके क्या आने चाहिए हमेशा बराबर आने चाहिए, यानी कहने का मतलब 13 आ सकता था, 11 आ सकता था, 14 आ सकता था। इस तरीके से पूरे गुटके आने चाहिए थे। कभी भी गुटके जो है क्या पॉइंट में नहीं आएंगे, यानी आधा नहीं बनेंगे, जब भी बनते हैं पूरे के पूरे बनते हैं। फिलहाल इसका जो है आंसर यही आ रहा था, लेकिन यह भी क्या है गलत है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती की गई है। क्यों? क्योंकि गुटकों की संख्या पूरी की पूरी आनी चाहिए थी। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 2 की पावर -2, फिर यहाँ माइनस लगा है, फिर मझले ब्रैकेट में लिखा गया -2 की पावर -3, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर छोटे ब्रैकेट में लिखा गया है 2 की पावर -2, फिर माइनस लिखा गया 3 की पावर -2, फिर छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझले ब्रैकेट में बंद है। इसको कहा गया है सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। आइए देखते हैं बेसिक जानकारी है क्या। जैसे कोई भी एक घातांक का नियम होता है, अगर कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी गई है a की पावर -2, ठीक,
ए की पावर -2। अगर पावर को हमको क्या करना हो, पॉजिटिव करना हो, यानी ये जो है माइनस लगा है इसको हटा करके इसकी जगह पर प्लस करना हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 2, ठीक ना, 1/a की पावर 2। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जो आपका माइनस था वह माइनस खत्म हो गया। या फिर इस तरीके से लिखी मिल जाए कोई संख्या, जिसको हम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे कोई भी संख्या लिख जाए 3 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, ठीक। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या हुआ है, पावर सब क्या है, माइनस माइनस में है। तो क्या कर देंगे, इस तरीके से रिवर्स करेंगे और उन संख्याओं को 1/1 में लिखेंगे और उनका जो पावर होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके इस तरीके से पूछा गया है, जिसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको हमने आपको बताया इनकी पावर पॉजिटिव करना हो तो इनको 1/, में लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते थे 1/2 की पावर 2 माइनस मझला ब्रैकेट माइनस 1/2 की पावर 3, फिर यहाँ माइनस लगा है माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 माइनस 1/3 की पावर 2, ठीक। अब इस तरीके से इसको हम लिख सकते थे। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 की पावर 2 लिखा है, यानी 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4। फिर यहाँ लिखा गया है 2 की पावर 3 यानी माइनस 1/2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार क्या हो जाएगा 8। फिर इसको 1/2 की पावर 2 यानी 4 माइनस में 1/3 की पावर 2 यानी 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिक का 9। अब जो है क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, इजी हो गया। तो इसको जो है पहले हम सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं। सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 1/4 माइनस 1/8। इनको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 9 चौक 36। देखिए इनका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं 4 और 9 का। और जब भी ये संख्याएं हमारी क्या हों, को प्राइम संख्याएं हों यानी सहअभाज्य संख्याएं हों, तो उनका एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको डायरेक्टली हम गुणा कर दें, वही हमारा क्या होता है, उनका एलसीएम होता है। साथ इनका जब भी आप मासा निकालेंगे यानी क्या, महत्तम समापवर्तक हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जब 1 आएगा तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, वो को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। उन संख्याओं का लासा निकालना हो तो डायरेक्टली उनको आपस में गुणा कर देते हैं, वही उनका लासा होता है। तो क्या हो गया 9 चौक 36, ठीक। 5 मल्टीप्लाई कर दें, 9 का गुणा 1 में और 4 का गुणा 1 में, तो गुणा करेंगे 9 एकम 9 माइनस लगा है माइनस 4 एकम 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/4 माइनस में 1/8 और क्या मिल जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा 9 में से 4, बचेगा आपका 5/36, ठीक, 5/36। तो इनको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 8 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक। यानी ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। तो 36 दूना 72 और 8 9 72। अब जो क्या करते हैं, 8 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 72 और 9 एकम 9 तो -9। और फिर इसको कर देंगे 36 दूनी 72 और 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 पच्चे 10, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, इनको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस में क्या हो गया, -19 और बटे में 72। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 4 और 72 का 72, ठीक। और 4 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, 18 से 1 में गुणा करेंगे 18 और प्लस में 72 एकम 72, 119 में गुणा करेंगे 19। इनको जोड़ लेते हैं 18 और 19 को, क्या मिल जाएगा हमको 37, ठीक ना, 37 बटे में 72, जो इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था, ठीक। आइए 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा गया है 12 गाय या 8 भैंस एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिनों में चर सकते हैं। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है या तो 12 गाय हों, ठीक, या फिर 8 भैंसें हों, ठीक ना। तो दोनों में से एक ही होने चाहिए। वह जो है किसी चारागाह में घास है उनको 10 दिनों में चर सकती हैं। तो कहा जाए अगर उनकी जगह पर 3 गाय और 3 भैंस रख दिया जाए तो वह कितने दिनों में उस चारागाह के घास को चर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं। कहा गया है कि 12 गाय बराबर हैं किसके, 8 भैंस के,
यानी 12 गाय और 8 भैंस के बराबर हैं। तो एक गाय की बात करें तो कितना हो जाएगा 8/12। ठीक, एक गाय कितने भैंस के बराबर है 8/12 भैंस के बराबर है। तो क्वेश्चन में आगे कहा गया है 3 गाय, तो 3 गाय के लिए बात करें क्या हो जाएगा 8/12 गुणे में 3, एक के लिए इतना था तो 3 के लिए तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 3 गाय कितने भैंस के बराबर हैं 2 भैंस के बराबर है। ठीक, 3 गाय 2 भैंस के बराबर है। तो क्वेश्चन में कहा गया 3 गाय और 3 भैंस उसको कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, अगर हम लोग जो टाइम एंड वर्क में फार्मूला एक पढ़े हैं, ठीक, क्या होता है m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। ठीक, यानी पहले दिन कितने आदमी थे कितने दिन तक काम किए, दूसरे दिन कितने आदमी थे कितने दिन तक काम किए, उसी काम को उसके लिए इस फार्मूले को हम लगाते हैं। तो सेम फार्मूला यहाँ भी लगेगा। तो पहले दिन अगर हम बात करें कितने भैंस हैं, तो यहाँ हमने देखा कि भैंस ही लिए हैं। ठीक, 2 भैंस और 3 भैंस, टोटल 5 भैंस यहाँ हो गई। 3 गाय किसके बराबर है 2 भैंस के, और 3 भैंस और हैं, टोटल कितनी भैंस हो गई 5 भैंस हो गई। और पहले कितने भैंस थी 8 भैंस। ठीक, तो हम लिख सकते हैं m1 इक्वल टू 8, और कितने दिन तक ये लोग चल रहे हैं 10 दिन तक, 10 बराबर होना चाहिए। अब आपको m2 कितना मिल गया, m2 3 गाय बराबर 2 भैंस के और 3 भैंस और हैं, कितना हो गया 3 2 5 भैंस। ठीक, 5 इंटू में d2 आपको ज्ञात करना था। अब हम d2 इक्वल टू ये 5 जो है गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी 8 गुणे 10 भागे 5, 8 दूनी 16, यानी 3 गाय और 3 भैंस उसी चारा गाय को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जो क्या था यही आंसर था। आइए देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन में क्या कहा गया। लिखा गया है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 1.5 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए फिगर बना लेते हैं। फिगर आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक, आयताकार हो गया आपका, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, कितना कितना कहा गया है, लंबाई बताई गई है 45 मीटर और चौड़ाई बताया गया है 30 मीटर, यानी ये हिस्सा आपका कितना है 45 है और ये कितना है 30 है। ठीक, 45 मीटर और 30 मीटर, और 2.5 मीटर का क्या बना दिया गया है, उनके चारों तरफ एक पथ बना दिया गया है। तो पूछा जा रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए करना क्या है, पहले हम पूरे जो है बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी जो पार्क था और जो पथ है उसके साथ साथ पूरा जितना बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, पूरे में से इस पार्क का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमको पथ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पथ की लंबाई अगर 45 थी और चौड़ाई 30 है, अगर जो है क्या कर दिया गया 2.5 मीटर और बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 30 था पहले, ठीक, और क्या कर दिया गया 2.5 इधर बढ़ गया और 2.5 इधर बढ़ गया, कितना बढ़ गया आपका 5, यानी कितना हो गया 35। और यह पहले 45 था और 2.5 इधर बढ़ा, 2.5 इधर बढ़ा, कितना बढ़ गया 5, यानी कितना हो गया यार 50 मीटर का। ठीक, तो अब पता होगा आयत के फार्मूले का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है 50 और गुणे में चौड़ाई हो कितनी हो गई 35, इनका गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 0 हो गया। ठीक, और 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 15 2 17 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर यह था 1 मीटर यह था, दोनों क्या हो गए मीटर स्क्वायर। मात्रक का प्रयोग करें जरूर, क्योंकि नंबर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता है। यह तो हो गया टोटल का। अब निकाल लेते हैं इसका, जब इसका 45 था और 30 था। अब जो है पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पार्क कितना लंबा था 45 और चौड़ाई कितनी थी 30, इनका गुणा कर लेते हैं। 1 0 पहले से हो गया और 5 3 15 के 5 हासिल 1, 4 3 12 1 13, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर यह था और 1 मीटर यह था, दोनों मीटर मीटर क्या हो गए मीटर स्क्वायर हो गए। तो देख पा रहे हैं जो पूरा जितना क्या था भूमि था उसका क्या हुआ क्षेत्रफल 1750 मीटर स्क्वायर, और जो पार्क की जितनी भूमि थी उसका क्या हो गया 1350 मीटर स्क्वायर।
तो अगर हम पूरे में से पार्क का घटा दें तो हमको पथ का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लेते हैं पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल 1750 माइनस पार्क का क्षेत्रफल 1350 गया, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना बचता है, पथ का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, 400 मीटर स्क्वायर आपका जो क्या था, आंसर था। तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा कितनी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, केंद्र से जीवा का दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। कहा गया एक वृत्त है, ठीक, और इसकी एक जीवा है जिसकी दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो है आपका वृत्त का क्या है, केंद्र है, यह क्या हो गया, इसकी एक त्रिज्या हो गई। ठीक, कहा गया है त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से त्रिज्या कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है इस केंद्र से, ठीक, इस केंद्र से यह जो आपकी जीवा है यहाँ तक का क्या बताना है कि दूरी कितनी होगी, यही दूरी आपसे पूछा गया है। क्या बताया गया है, एक वृत्त बताया गया है और बताया गया कि 16 सेंटीमीटर क्या है उसकी जीवा है, और केंद्र से जीवा तक की दूरी कितनी होगी अगर त्रिज्या क्या है, 10 सेंटीमीटर है, यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और एक तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ट्रिपलेट का हम प्रयोग करते हैं और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसको आगे हम जो है कंपटीशन वाले क्लास में पढ़ाएंगे, तो आप देखिएगा कितने आसानी से हम इन सब क्वेश्चनों को ट्रिपलेट की सहायता से, बिना पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए पहले हम आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। हमको ट्रिपलेट की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बताते, कितना होता, 6 सेंटीमीटर होता। ठीक, लेकिन हमको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता क्या है, होता है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो आपको कर्ड दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर में है तो स्क्वायर हो जाता है, कर्ड स्क्वायर होता है, कर्ड स्क्वायर हो गया। ये लंब है जो आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है, तो लंब को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस में आधार आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर। देखिए पूरा आपको जीवा दी गई 16, लेकिन क्या है ये बीच में पड़ता है, इसलिए 8 इधर होगा। ठीक, 8 इधर होगा और 8 इधर होगा, संख्या बचेगी इधर, आधा क्या होगी आपकी 8 होगी, पूरा 16 नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ हमारा मिड पॉइंट पे बन रहा है, पूरा 16 है, तो 8 8 क्या होता है 16, तो आधे पर 8 होगा, तो आधार आपका क्या हो गया 8 का स्क्वायर, तो 10 दहा में 100 लंब स्क्वायर प्लस 8 64, ये 64 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक, तो 100 में से 64 घट जाएगा, हमारा मिला कितना 36 लंब स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को जो हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में संख्या चली जाएंगी, तो आपको मिल जाएगा लंब इक्वल टू, ये क्या होता है 6 36, यानी 2 बार 6 आता है, तो 1 6 बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको लंबाई कितनी मिल गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको x बराबर मिल गया 6, जो हम डायरेक्टली आपको आंसर में बता चुके थे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है पार्श्व चित्र में, ठीक, यानी दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक, जो आपको यह दिख रहा है ABC, ये वाला चित्र आपको दिख रहा है। ठीक, यह वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, एक ऐसा त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके प्रत्येक कोण क्या हो 60 अंश के होते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है DE वृत्त पर 2 बिंदु हैं। ठीक, क्या क्या है, एक आपका D है, ठीक, इसकी बात की जा रही है, और एक E की बात की जा रही है। कहा जा रहा है वृत्त पर 2 बिंदु हैं,
कोण BEC यानी कोण B जो बीच में संख्या होती है इसी कोण की बात करता है, यानी इस कोण की बात कर रहा है BEC। और आगे कहा जा रहा तथा कोण BDC यानी B और इस D की बात कर रहा है C, यानी बताया जा रहा, यानी पूछ रहा है E कोण और D कोण आपसे पूछा गया है कि बताइए कितना होगा। तो आपको हमने भी पीछे बताया था कि जब भी त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की बात की गई होती है तो सभी कोण कितने होते हैं, 60 अंश होते हैं। तो हमारा A जो होगा कितना होगा, 60 अंश होगा। तो आइए देख लेते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं। हम लिख सकते हैं प्रमेय की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड पर बने दो कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक, तो इसको हम लिखेंगे एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण बराबर होते हैं। ठीक, अब देखिएगा बराबर होते हैं तो कोण A जो होगा और बराबर होगा कोण D के। तो कोण A की बात करें तो कहा गया है त्रिभुज ABC क्या है, हमारे समबाहु हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज हैं तो कोण A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो कोण D भी क्या हो जाएगा, हमारा 60 अंश हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है, कोण BDC इक्वल टू 60 अंश। ठीक, अब हमने एक प्रमेय और बताई थी, आप देख पा रहे हैं जो आपका यह वाला है, कौन सा, BEC क्या होते हैं, हमारे चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज का होता क्या है प्रमेय, आमने सामने की जो दोनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, 180 अंश होती हैं। हम कह सकते हैं कोण BAC प्लस कोण BEC बराबर कितना होना चाहिए, 180 अंश। तो कोण BAC आपको मिल गया कितना है, 60 अंश, और प्लस में कोण BEC बराबर 180 अंश। तो 60 उधर जाके घट जाएगा तो आपको मिलेगा कोण BEC बराबर कितना, 60 जाकर के 80 में से घटेगा तो बचेगा आपका 120 अंश। क्या हो जाएगा, 120 अंश। तो आपको यह कोण मिल गया कितना, 120 अंश, और यह क्या हो गए, 60 के हो गए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लघुत्तरी का 18वां है, लिखा गया है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया गया है पदों की संख्या और बारंबारता, जिसको हम कहते हैं, इसको हम x कहते हैं और इसको f कहते हैं। हमारा होता है f(x). ठीक, तो f(x) हम निकाल लेते हैं। तो f(x) निकालने के लिए हम करते क्या हैं, तो इधर पद दिए गए, इधर बारंबारता यानी x दिया गया है और f दिया गया है, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, f(x) मिल जाता है। तो x और f का गुणा किया तो हमको यहाँ प्राप्त हो गया, मिला क्या, 4 × 3 12, 6 चौक 24 और 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छक 72 और 14 अट्ठे 112, तो हमको यह प्राप्त हो गया। तो क्या करते हैं, हम इसको बारंबारता नहीं f को जोड़ लेते हैं, f(x) को जोड़ लेते हैं, और हमारा माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है x बार। ठीक, तो इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे हमारा आएगा 25। ठीक, इसको जोड़ेंगे हमारा आएगा 25, तो इनको हम जोड़ लेते हैं, हमारा हो जाएगा 256। तो यह हमको मिल गया सिग्मा f(x), यह हमको मिल गया सिग्मा f। ठीक, यानी सिग्मा f का योग और सिग्मा f(x) का योग इस फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या, सिग्मा f(x) हमको मिल गया 256 और सिग्मा f मिल गया हमको 25। इनको हम काट देते हैं, तो काटने पर जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, समांतर माध्य होगा। तो काटने पर आएगा 10.24। ठीक, 10.24 यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।